बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में खुशामदीद। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए और गम के साए कभी आपके आसपास भी ना आए। आपको पता है कि ईद वाले दिन कोशिश करें कि अपने से बढ़कर अपने से जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी मदद करने की कोशिश करें। अगर हम सब फैसला कर लें कि आज के रोज़ हम किसी एक फैमिली की मदद करेंगे, चाहे वो गिफ्ट्स की सूरत में हो, चाहे वो गोश्त की सूरत में हो, फिर चाहे कोई छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस ही क्यों ना, आप सोच भी नहीं सकते, हो सकता है आपकी वजह से किसी और की ईद अच्छी हो जाए, किसी के घर में मुस्कुराहटें आ जाएं। और हमेशा याद रखिए, रिस्क और खुशियाँ हमेशा गान बांटने से बहुत बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ का ख्याल करते हुए आज के दिन कोशिश करें कि जितना हो सकता है दूसरों का सोचें, दूसरों के लिए करने की कोशिश करें। आज हमारे शो में बहुत ही दो खास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ, कपल है। और आपको पता है कि ज़िंदगी में किसी साथी का होना कितना ज़रूरी होता है। जब आपके साथ कोई शख्स होता है जिससे आप अपनी खुशी की बातें और गम की बातें शेयर कर सकते हैं, तो उससे आपकी ज़िंदगी हमेशा आसान हो जाती है और आप एक एक्चुअली में अपना फ्यूचर इकट्ठे बिल्ड कर पाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ईद के दिन इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है इस प्यारे से खूबसूरत से रिश्ते के बारे में बात करने के लिए। और ईद के हवाले से भी बातचीत करेंगे, ईद कैसे गुजरती है और ईद पर क्या मसरूफियात होती हैं। तो जी हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो जी हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है PMLN के। फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर राना अफजाल के बेटे हैं और इनकी अम्मी भी MPA रह चुके हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। और इसी के साथ इनकी वाइफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सन्या एहसान। आपको भी वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। डेंटिस्ट हैं आप और ऑफ कोर्स आप दोनों को सबसे पहले तो मैं सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। आज के दिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला तो वैसे ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के दिन तो मसरूफियत ही ख़त्म नहीं हो रही होती है। घर पर जब निकल रहे थे घर से तो किसी ने कहा नहीं आपको रुक जाएं, ईद वाले दिन कहाँ पर जा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको और सब देखने वालों को बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल ईद के लिए जो है वो टाइम निकालना जो है वो फैमिली के लिए टाइम होता है, लेकिन क्योंकि सिटी 41 जो है वो भी फैसलाबाद फैमिली का हिस्सा है, तो हमने कहा इसको भी टाइम दिया जाए। अच्छा जी, और क्या चीज़ होती है, क्या खासियत है जो घर पर हर साल ईद पर बनाई जाती है? ईद मुबारक आपको। ईद के दिन, बकरा ईद के दिन सबसे पहले तो सुबह सुबह जब कुर्बानी होती है तो फर्स्ट जो चीज़ बनती है वो कलेजी बनती है हमारे घर। अच्छा। और वो फिर ये होता है कि वो सबसे पहले, क्योंकि वो आ भी जाती है, सबसे कुक हो जाती है। और उसके बाद चॉप्स का सबको बड़ा, चांपों का बड़ा वेट होता है और वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी होती है। तो बस बाकी खुद बनाते हैं? कुकिंग मैं कोई इतनी ज़्यादा नहीं करती, मैं डिज़र्ट्स ज़्यादा मीठे बनाती हूँ। मीठे में क्या बनाती है? ईद वाले दिन क्या चीज़ बनती है? ईद वाले दिन डिफरेंट होते हैं, कोई मज़े के, कोई चॉकलेट डिलाइट्स, कोई चीज़ केक। आजकल जैसे मैंगोज़ का सीज़न है तो कोई मैंगोज़ की चीज़ें और बाकी चीज़ केक वगैरह इस तरह से। आज क्या बना रही हैं आप? आज मैंने एक मैंगो डिलाइट बनाया और एक टॉफ़ी मैं हमेशा बनाती होती हूँ, वो कैरमल टॉफ़ी होती है, वो हमेशा। आपकी कोई फरमाइश है तो बता दें। नहीं, मैं तो आज जो है वो लुकिंग फॉरवर्ड टू द चांपें। अच्छा, तो आपके फेवरेट वो चीज़ है बड़ी ईद के हिसाब से, अगर हिसाब से देखा जाए। बिल्कुल। अच्छा, और घर पर ईदी देकर आए हैं या लेकर आए? ये तो ईदी जो है वो तो ये क्योंकि बड़ी ईद है तो इसके ऊपर जो है वो ईदी हम लोग ज़्यादातर जो है वो मीट ईटिंग ही की जाती है और इसी पे निसार किया जाता है। तो बच्चों का ऑब्वियसली आज क्योंकि कुर्बानी हो गई है तो उनको जो है वो उन पिछले 5-6 दिनों पहले से बच्चे खेल रहे थे बकरों के साथ और भेड़े के साथ, लेकिन ये उनके लिए जो है वो दुख का दिन है कि वो चले गए। लेकिन यही हमें सिखाती है ये ईद के अल्लाह की राह में हमने सैक्रिफाइस करनी है और बड़ी ईद जो है वो ईदी से ज़्यादा गोश्त की है। अच्छा, लेकिन ईदी फिर भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। कितनी ईदी ली आपने इनसे आज? अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन इंशाल्लाह लेंगे। अच्छा, तो प्लान आउट कर लिया कितनी ईदी मिल रही है? अब आपने मेंशन कर दिया तो शायद आपकी वजह से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। देना चाहिए भी है। और बिल्कुल। अपनी बचपन की अगर बताएं तो कोई ईदी जो आपको मिली हो और बड़ी स्पेशल हो, आपके लिए सोचा हो मैं ये खरीदूंगा इस ईदी से? देखिए, बचपन में तो हमें, जब हम छोटे थे तो हमें, मुझे याद है शुरू में जब बिल्कुल छोटे थे तो 100 रुपीज़ मिलते थे और वो 100 रुपीज़ लेके हमें बड़ा वो होता था कि हम वो जाके कैंडी स्टोर से कैंडीज़ ले लें, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 500 और फिर 1000 और फिर वो बढ़ते गए।
तो ईद की ईदी जो थी वो पॉकेट मनी के तौर पे और जमा तो मुश्किल ही की, तो वो कोशिश यही होती थी कि कोई ना कोई जो चीज़ उस वक्त चाहिए होती थी वो फ़ौरन हम ख़रीद लेते थे। लेकिन यहाँ जो है ना, आपने पूछा कि ईदी इनको कितनी देंगे, तो मैं सब कुछ जो है ना वो इन्हीं को दे देता हूँ और फिर जब मुझे चाहिए होते हैं तो मैं इनसे ले लेता हूँ। सच बोल तो रहे हैं, झूठ ये बोल बड़ा रहे एक अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका वॉलेट हमेशा खाली होता है और वो जब कभी मुझे कभी ज़रूरत पड़ जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होता वॉलेट चेक करने का, क्योंकि वो खाली होता है। अच्छा, खाली आप करती हैं वैसे खाली रखते हैं? नहीं, वो रखते ही नहीं है, आदत ही नहीं है रखने की, और वही होता है कि थोड़ी सी अमाउंट रखी और बस वो यूज़ होगी और बस। ये ट्रिक तो नहीं होता? नहीं, ट्रिक तो नहीं, लेकिन वो ये है कि मेरे पास ही सारा बैंक मेरे पास ही होता है। अच्छा, यानी कि घर के फाइनेंशियल या फाइनेंसेस जो हैं आप ही हैंडल करते हैं? मेरे पास ही, हाँ जी। अच्छा, ये एक बड़े मज़े की चीज़ होती है आई थिंक, जब शादी से पहले आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपके फाइनेंसेस कोई और हैंडल करे या कोई आपकी ज़िंदगी में कोई इतना पार्टनर आपके साथ मौजूद हो। ये बड़ा डिफरेंस होता है और एक बड़ी एडजस्टमेंट भी होती है पॉजिटिव तरीके से। लेकिन हम जब शादी से पहले सोचते तो आई डोंट थिंक लोग ये चीज़ इमेजिन कर पाते। देखिए, मैं समझता हूँ कि ख़वातीन बड़ी अच्छी फाइनेंस मैनेजर्स होती हैं अगर घर की हद तक भी बात करें, और वैसे भी प्रोफेशनल भी अगर वो जाएं तो ज़रूर हर लिहाज से ख़वातीन टैलेंटेड होती हैं और अपनी जगह वो बना लेती हैं हर जगह पे, उनको अगर राइट एक्सपोजर मिले तो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अच्छा सलूशन है कि घर के फाइनेंसेस आप अपनी जो खातून अव्वल को दे दें और वो जो है वो उनसे आप जो है वो जब ज़रूरत हो तो ले लें। तो ये एक बेहतर तरीका रहता है, इसमें घर भी खुशहाल रहता है, आप भी खुशहाल रहते हैं, और अगर पैसे शॉर्ट हों तो उसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है ना फिर। अच्छा, ये भी वैसे काफ़ी, वही मैं कह रही थी, ये कोई ट्रिक तो नहीं है। अच्छा सनिया, शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी या लव एंड अरेंज थी? हमारी शादी अरेंज मैरिज थी और हम लोग फैमिली फ्रेंड्स भी, कजन्स भी हैं, तो इट वाज कम्प्लीटली अरेंज मैरिज। तो पहले जानते थे एक दूसरे हाँ, को? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग फैमिली है, सेम फैमिली है, तो बचपन से जानते थे। अच्छा, जब रिश्ता की बात चल रही थी और फैमिलीज मिल रही थी तो लड़कियों के लिए बड़ा इंटेंस माहौल क्रिएट हो जाता है, एक्साइटेड भी होते हैं, थोड़ा सा एंग्शियस भी होते हैं। आपके लिए किस तरह का था वो? मैं बस सेटिस्फाइड थी काफ़ी, बिकॉज हम इनको बहुत बचपन से हमेशा से जानते थे, और जो फैसलाबाद की अट्रैक्शन होती थी जब हम आते थे इधर, तो इन्हीं के घर आते थे और अंकल अफजल की तरफ, और इनके साथ ही ईदें हमारी बचपन से सारी, ईद का फर्स्ट डे या सेकंड डे हर इनके साथ ही ईद गुजरी हुई है, क्योंकि मेरे भी ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ होते थे फैसलाबाद, तो हम लोग इधर ही आते थे ईद करने के लिए। तो इसलिए इनको काफ़ी अच्छा जानते थे, तो इसलिए कोई वो एकदम से जब कोई बड़ा मतलब नहीं, हाँ जी, नया नहीं फील हुआ। हाँ जी। आपके लिए कैसा वक्त था और किस तरह से जब रिश्ते की बात चल रही थी, आपसे जब पूछा गया तो किस तरह से महसूस कर रहे थे उसमें? हमारी इंटरेक्शन बचपन में तो होती रही, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा गैप दरमियान में आ गया, क्योंकि हम फर्स्ट कज़न्स नहीं हैं, हम सेकंड थर्ड कज़न्स हैं। तो फैमिली फ्रेंड्स तो ज़रूर थे और ऑन एंड ऑफ मुलाकात होती थी, लेकिन मैंने जब इनको बड़े अरसे बाद जब इनसे मुलाकात हुई तो मुझे अच्छा लगा, और मैंने तो फ़ौरन ही कहा कि बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं? जी बिल्कुल। कोई इस तरह की शादी के बाद की पहली वेकेशन या कोई ऐसी मेमोरी जो कि आप दोनों के लिए बहुत खास? देखिए, हमने बहुत सारी मेमोरीज बिल्ड की हैं, अब हमें तकरीबन 11 साल हो गए हैं, लेकिन वी हैव एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन रही है, एक दूसरे से हम जो भी इशू होता है वो शेयर कर लेते हैं, और यही मैं समझता हूँ कि एक की होती है कि आप आपस में जो है वो बातचीत रखें, राब्ता रखें, आपस में मुशावरत करें, अपने इश्यूज शेयर करें, और अगर कम्युनिकेशन रहेगी, आपस में दोस्ती होगी, तो मेरे ख्याल से सब बेहतर रहता है। तो बहुत सारी मेमोरीज है, देयर आर न्यूमरस मेमोरीज। अच्छा, सियासत आम शख्स के लिए ही बहुत मुश्किल होती है। अभी हम सियासत में होते भी नहीं हैं, लेकिन सुनकर ही कई दफ़ा स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा सियासत, पॉजिटिव या नेगेटिव? इससे पहले कि आपसे हम जवाब लें, ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लें। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए और गम के साए कभी आपके आसपास भी ना। आज के दिन किसी फैमिली की मदद करें, सबसे पहले कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द के लोगों से शुरू करें और जितना हो सकता है अपने से बढ़कर सोचें, अपनी खुशियों को भी बांटें और कोशिश करें कि अगर किसी के लिए कोई आसानी पैदा कर सकते हैं, कोई चीज़ उनको दे सकते हैं, गोश्त उनको दे सकते हैं, तो ये लाजमी तौर पे करें और देखें कि आपकी खुशियाँ और रिस्क किस तरह से दुगनी हो जाएंगी, चुगनी हो जाएंगी। और इसी ख्याल के साथ आगे बढ़ते, ब्रेक में जाने से पहले हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था सियासत के हवाले से। क्या असर पड़ा आपकी शादी पर, आपकी मैरिड लाइफ पर सियासत में होने का? देखिए, वैसे हमें शायद लगता है कि सियासतदान जो हैं वो बड़ा कोई अयाशी कर रहे हैं और बड़ी इनकी अच्छी ज़िंदगी होती है, लेकिन सियासत जो है बड़ी एक मुश्किल ज़िंदगी है। उसके अंदर आपका जो टाइम होता है, पर्सनल सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा आपका जो पर्सनल टाइम होता है या आपकी जो ज़िंदगी होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। आप अगर दफ्तर में बैठे हैं तो कोई भी आपका जो वोटर है आपके पास आ सकता है। तो सियासत का सबसे बड़ा जो मेरे ख़्याल से जो सैक्रिफाइस होती है वो फैमिली लाइफ होती है और बच्चों को टाइम देना या बेगम को टाइम देना, वो उसमें कमी आती है। लेकिन इसमें कोशिश ये की जाती है कि उसको किसी तरीके से भी बैलेंस कर लिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि फैमिली लाइफ आपकी अफेक्ट होती है और सियासत टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये बड़ा एक मेजर असर पड़ता है सियासत के ऊपर हमारी जो है। क्योंकि पिछले अब मुझे 3 साल हो गए हैं, 3.5-4 साल जब मैं एक एक्टिव एवरीडे सियासत के अंदर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे ये टॉलरेट कर रही हैं और जो है बच्चों को भी मैनेज कर रही हैं और बच्चों को भी बताना कि अबू बिज़ी हैं। तो इस तरीके से जो है ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासतदानों के लिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फैमिली टाइम और इसी तरह अगर अपना उनका कोई अपना बिज़नेस है या फिर सियासत को, तो तीनों चीज़ों को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और फैमिली ज़्यादातर इग्नोर होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। एंड ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है। सनिया, कौन सी एक ऐसी आदत है जो कि अपने हस्बैंड में बदलना चाहेंगी? कोई लिस्ट तो नहीं है? माशा बड़ी अच्छी सनी की पर्सनालिटी है। सच कोई इतनी कोई ऐसी आदत नहीं है जो जिसको मैं चाहूँ कि बिल्कुल बस ये बहुत गलत आदत है या चेंज हो जाए। माशा सारी एज ए फैमिली ओरिएंटेड हैं और बहुत लविंग एंड केयरिंग नेचर है। बस थोड़ा सा होता है कि मैं जैसा कहीं आउट ऑफ सिटी जाती हूँ तो मैं वापस आती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा है कि हर चीज़ जो है ना वो जगह जगह पे हो। तो मैं जब आती हूँ मुझे होता है, वो सरी को ही पता होता है, तो उन्होंने सारी जो अपना बेडरूम है वो सफाई अच्छी करवाई होती है। लेकिन फिर भी मुझे कभी कभार होता है कि अच्छा ये देखो ये चीज़ यहाँ ही पड़ी है, हम नहीं थे तो ये चीज़ यहाँ पड़ी है। तो वो मुझे सिर्फ होता है कि वो कभी कोई चीज़ इधर रख दी, कोई इधर रख दी और चीज़ नहीं मिल रही कि वो फिर सुबह को कभी अच्छा मेरी घड़ी भी नज़र आ रही, मेरी वॉलेट किधर है, वो फिर वही है। बाकी तो ऐसा कोई सनिया असल में बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, तो मैं जो हूँ मैं ऑर्गेनाइज्ड नहीं हूँ इतना, तो मैं आई एम अ बिट मेसी। तो उस चीज़ की तरफ ये इशारा कर रही हैं कि मेसी और अनऑर्गेनाइज्ड थोड़े से। वही होता है कि चीज़ें थोड़ी अपनी जगह पे रख लिया करो ताकि ढूंढनी ना पड़े। करियर, जिस तरह से उन्होंने बात की कि पॉलिटिक्स में बहुत सारा वक्त इनका निकल जाता है और डिफरेंट कमिटमेंट्स की वजह से सैक्रिफाइस हो जाता है फैमिली टाइम, कभी आपको महसूस हुई है ये चीज़ और किस तरह से उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं? पॉलिटिक्स में काफ़ी टाइम चला जाता है। इट्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स जॉब है और बिज़ी रहते हैं सनी। लेकिन बस फिर हमने यही इसका हल निकाला हुआ है कि जो टाइम वीकेंड्स पे या जो होता है वो बड़ा क्वालिटी टाइम गुजारने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ भी कोई हेल्दी एक्टिविटी प्लान कर लें, कोई अच्छी इंटरेक्शन हो, कोई गेम्स खेल लें, कोई बोर्ड गेम्स सनी बहुत अच्छे बच्चों के साथ खेलते हैं या कोई पेंटिंग वगैरह या कुछ इस तरह से। और दूसरा ये हल निकाला हुआ है कि चलो थोड़ी सी कोई आउटिंग के लिए, कोई 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, इतनी खूबसूरत हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं तो चलो कहीं चले जाएँ वहाँ पे, फिर बिल्कुल फैमिली टाइम हो, तो कुछ इस तरह से प्लान कर लेते हैं। अच्छा, एंड लिविंग विद इन not just one politician but a family of politicians, that's a whole another dynamic. कैसे हैंडल करती हैं और कभी पॉलिटिकल डिस्कशंस में अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हों तो बहस तो हो जाती है, लड़ाई हो जाती है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड था मेरा। तो जब मैं इधर आई तो माशाल्लाह अंकल भी काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन, आंटी बहुत बिजी और सनी भी सारा अंकल के साथ बिल्कुल साथ होते थे और फिर अंकल की डेथ के बाद भी सारा मैनेज कर रहे। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंट था मेरे लिए क्योंकि हमारे टॉक शोज़ इतना नहीं देखे जाते थे और वो पॉलिटिकल इतनी डिस्कशंस नहीं होती थी।
लेकिन इन्जॉय किया, बड़ी लर्निंग हुई, बहुत सीखा और ये सीखा कि कितना माशाल्लाह डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क कर रहे हैं दोनों अंकल आंटी भी और सनी भी फॉर दिस कंट्री और इसकी डेवलपमेंट के लिए और इसके लिए खातिर। तो ये देखा कि अपनी लाइफ में और चीज़ें भी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं अपने अलावा। तो डिफरेंट प्रायोरिटीज एक तरह से बिल्कुल, देखें हाँ। कि किस तरह से एग्जिस्ट करते के साथ लर्निंग थी, बड़ा अच्छा लर्निंग है और अभी अब मेरा भी फिर इंटरेस्ट डेवलप हो गया इस वजह से क्योंकि घर में सबका था और होती हैं पॉलिटिकल आपकी डिफरेंट, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन ये कि वो बड़ी हेल्दी डिस्कशन होती है और हम उसको इन्जॉय करते हैं और ये नहीं होता कि फ़ौरन कन्विंस हो जाए दूसरा बंदा, लेकिन वो डिस्कस करके और फिर अपने लॉजिक्स के साथ तो है कि पॉलिटिकल अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सी एक ऐसी चीज़ है सनिया में जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सनिया ऑर्गेनाइज्ड है, जिस तरह मैंने पहले कहा, हर चीज़ को ये सीरियसली लेती है जो इस पे ज़िम्मेदारी हो और जो उससे ये होता है कि जो बर्डन होता है वो शेयर हो जाता है। तो यही मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पार्टनर होती हैं जो आपका बर्डन शेयर कर लें। तो मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल रूटीन के अंदर, ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें मेरे से मैनेज नहीं हो रही होती हैं या जो ऐसी टास्क्स होते हैं या काम होते हैं, तो वो फिर मैं इस पर रिलाई कर सकता हूँ और ये वो जो मिलके एक टीम वर्क हो जाता है। तो यही मैं समझता हूँ कि की होता है कि अच्छे रिलेशनशिप का कि आप आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो ये एक अच्छी चीज़ है सनिया में कि ये मेरा जो लोड है वो शेयर करती है, बच्चों के ऊपर बहुत फोकस्ड है, उनकी तरबियत पे, उनके ऊपर, तो जहाँ मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, तो मेरे लिए ये दिस इज़ अ ग्रेट हेल्प। अच्छा, व्हाट इज़ इन योर ओपिनियन किसी भी एक सक्सेसफुल शादी के लिए क्या कंपोनेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? सक्सेसफुल शादी के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि अपनी ईगोज़ को ख़त्म करके और एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ को समझ जाएं टाइम से और उसके अकॉर्डिंगली आप भी अपने आप को एडजस्ट कर लें और कुछ अगले को भी उसके अकॉर्डिंगली अपनी तरह से एडजस्ट कर लें। तो दोनों अगर पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे को अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ लें और देन फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर कोई इश्यूज़ नहीं ज़्यादा उठते कि एक दूसरे को अगर समझ ले बंदा टाइम से। अच्छा, कभी किचन में कोई डिश रेसिपी ट्राई की हो? देखिए, मैं ऑमलेट बना लेता हूँ, ऑमलेट बहुत अच्छा बना लेता हूँ, चीज़ ऑमलेट बना लेता हूँ मैं, मिक्स्ड जो सारी चीज़ें उसमें ऑलिव्स और ये वो, तो वो मैं बड़ा अच्छा बना लेता हूँ। अच्छा, उसके अलावा मैं पराठा भी बना लेता हूँ। अच्छा, तो कभी नाश्ता बना के खिलाया आपने? बहुत दफ़ा खिलाया। बहुत दफ़ा खिलाया। अच्छा, और यूनिवर्सिटी या कॉलेज का कोई इस तरह का किस्सा जो कि आज भी याद आता है तो हंस पड़ता है? यूनिवर्सिटी के जो मैं लम्स में गया था और मुझे याद है कि मुझे लम्स में मेरे पास इंडिपेंडेंट घर था लम्स के बिल्कुल साथ और मेरे पास गाड़ी भी होती थी। तो क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे लेके दी हुई थी, तो मुझे याद है कि मेरा सेकंड क्वार्टर के अंदर अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया था। तो जब वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो पूरी इंक्वायरी शुरू हो गई कि रिज़ल्ट क्यों नहीं अच्छा आया। तो वो उस इंक्वायरी के नतीजे में फिर ये हुआ कि मेरी गाड़ी भी चले गई, मेरा मोबाइल भी चला गया, मेरी पॉकेट मनी भी 1/3 हो गई। तो फिर मैं पैदल जाया करता था अपनी यूनिवर्सिटी। तो ये जब याद करता हूँ तो बड़ी हंसी आती है कि उस वक्त जो पेरेंट्स थे वो बड़े स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के मामले में। तो लेकिन फिर मैंने अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर मैंने अपना जो है वो रिज़ल्ट इम्प्रूव कर लिया और फिर आई गेन बैक ऑल दोज फैसिलिटीज़। अच्छा, पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिस तरह अभी आपने एग्जांपल दी। किस तरह से पेरेंट करते हैं बच्चों को? आप दोनों की क्या स्ट्रैटेजी है बच्चों के साथ? स्ट्रिक्ट होते हैं, सेमी स्ट्रिक्ट होते हैं, दोस्त की तरह रहने की कोशिश करते हैं? बच्चे माशाल्लाह अब हमारे ज़रा बड़े हो गए, बड़ा बेटा 11 है, 9 की है, छोटा तो भी ज़रा छोटा है। तो अब उनकी अब हमारी यही होती है दोनों की स्ट्रैटेजी कि उनकी अच्छी रूटीन डेवलप कर लें जिससे वो बिज़ी रहें अपनी लाइफ में बजाय कि वो कोई और चीज़ों एक्टिविटीज़ में ज़रा अपना ध्यान हुए। तो उनकी हमने इतनी बिज़ी रूटीन रखी हुई है, एक के बाद दूसरी चीज़, उसी के बाद तीसरी, कि वो पूरा दिन एक साइकिल की तरह उनका चल रहा होता है और उसको हम मैनेज पे कर रहे होते हैं कि ये यानी कि बिजी रहने की आदत अभी से डेवलप करने की है कोशिश कि करें। एक अब इस वक्त ये है, इस वक्त ये है, तो वो बेस्ट है। बच्चे फिर मसरूफ़ भी रहते हैं और अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी रहते हैं। लेकिन बच्चों को मेरा ख्याल से आपको जो बेस्ट तरीका है उनको अपब्रिंगिंग का वो ये है कि आप उनको रिस्पेक्ट दें।
आप जब बच्चों को रिस्पेक्ट देते हैं, आप उनको इज़्ज़त देते हैं, तो बच्चे उसको ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने हाथ बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। और यानी कि उनको अगर आपने डिसिप्लिन करना है तो वो ज़ुबान के ज़रिए डिसिप्लिन किया जाए, या समझा के डिसिप्लिन किया जाए, या उनको जो है मेन मैं समझता हूँ कि जब आप बच्चे को इज़्ज़त देते हैं तो वो उसके लिए जो है वो बच्चा बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये एक की है बच्चों की अपब्रिंगिंग की। इससे पहले कि मज़ीद बातचीत करें, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए और गम के साए कभी आपके आसपास भी ना। हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और ईद के हवाले से भी बात कर रहे हैं, ज़िंदगी के हवाले से, पेरेंटिंग के हवाले से, और किस तरह से एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को आज के वक्त में, आज की दुनिया में बिल्ड कर सकते हैं। और आई थिंक जहाँ पर ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई है, आई थिंक डेफिनेटली हैविंग अ गुड पार्टनर और वो स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर देती हैं। एंड जितने भी आज सिंगल लोग हैं, और आई थिंक आज की जनरेशन शादी को लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं उनके पास। कौन से फैक्टर्स आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टू गेट मैरिड, टू चूज़ द राइट पार्टनर? चूज़ द राइट पार्टनर, बिल्कुल। बहुत मुश्किल है एज अ सिंगल लाइफ गुजारना एक हमारी सोसाइटी में भी, तो इसलिए ज़रूरी है, और जैसे हमारे रिलीजन में भी है, टू गेट मैरिड और ऑन टाइम पे शादी हो जाए। और उसके लिए मेन तो यही है कि आप फैक्टर, आप अपने थिंकिंग वाले, आपकी जैसे अपने जैसे लोग हों और जिनके साथ एजुकेटेड हों, जैसे आप, जैसा कि आप हैं उसी तरह के लोगों में बंदा उन्हीं को ढूंढे और उन्हीं से अपना रिलेशन कायम करे, वो सबसे ज़रूरी है। तो और कई फैक्टर्स हैं और भी जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर हैप्पी और फॉर हेल्दी रिलेशन। तो सबसे मुझे तो यही इम्पोर्टेंट लगता है कि अपने जैसे लोगों में। अच्छा, एंड बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और कुछ मुलाकातें भी बचपन में, इवन तो कुछ पीरियड था जहाँ पे नहीं मिले होंगे, बचपन में किस तरह की पर्सनालिटी थी और कोई इस तरह की चीज़ थी जिससे आप, मतलब आपको होता था कि ये वो है जो ये चीज़ करते हैं? सनी माशाल्लाह बहुत बचपन में एक्टिव थे, बहुत हमने 2-3 ट्रिप्स इकट्ठे नॉर्दर्न एरियाज़ के किए, और यही इम्प्रेशन था कि हर चीज़ को, जो डिफ़िकल्ट टास्क है, जो एक यंग बॉय जो है वो ज़रूर, सनी ने ज़रूर वो ट्राई करना है। जैसे कहीं भी गए हैं तो कोई डिफ़िकल्ट, कोई क्लाइंब है या कुछ खेलना है, तो बड़ी यही सबसे अच्छी चीज़ थी कि एक्टिव थे, कोई शाय नहीं थे, कॉन्फिडेंट थे, और बड़े अच्छे डिबेटर थे। जब भी कभी इकट्ठे होना तो कोई ना कोई अपनी डिबेट या स्पीच कुछ ना कुछ सुनानी। तो वो होता ये था ना कि फैमिली जब भी इकट्ठी होनी तो मुझे वो, क्योंकि मैं कोई ना कोई स्कूल में डेक्लेमेशन या चीज़ चल रही होनी तो उन्होंने कहना कि चलो अपनी तकरीर सुनाओ, तो फिर मैं सबके सामने खड़े होकर अपनी तकरीर सुना दिया करता था। तो वो बचपन से इनग्रेन किया हुआ था पेरेंट्स ने कि जो भी स्कूल में एक्टिविटी होती थी तो वो मेहमानों के सामने कहते थे करके दिखाओ। तो वो फिर एक वो बचपन से वो चीज़ सीखते फिर मैं अपनी स्कूल में भी ड्रामेटिक्स की सोसाइटी के अंदर, डिबेटिंग क्लब के अंदर एक्टिव रहा थ्रू आउट। तो वो उस तरफ मेरा हमेशा शौक़ होता था कि एनुअल प्ले हो, उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये इस चीज़ को मैं एंजॉय भी करता हूँ और कोशिश होती है कि अब हम अपने बच्चों को भी जो है वहाँ इंटरेस्ट उनका वहाँ डेवलप करने की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उनका इंटरेस्ट डेवलप करें। अच्छा, अब आपकी मेमोरी में तो ये डिबेटर और इस तरह से, तो आपकी मेमोरी में बचपन में सनिया किस तरह की थी? बचपन में जो थी सनिया एक जो है कॉन्फिडेंट जो है वो, क्योंकि हमारी इंटरेक्शन जब होती थी शायद हम 10 साल से शायद छोटे थे तब ज़्यादा होती थी, 10, 11, 12 साल से छोटे, तो सनिया बड़ी कॉन्फिडेंट होती थी। और जिस तरह लड़कियां लड़कियों में ही रहती हैं
और अपना एक इसकी ईगो होती थी और बड़ा टू हर सेल्फ और अपना वो अपना एक अलग ग्रुप होता अपना वो जो खवातीन में ज़्यादा रहती थी तो बड़ा लेकिन फिर भी हम आपस में खेलते भी थे। मेरे ख्याल से तब क्रिकेट होती थी या एक पकड़न पकड़ाई, तो इस तरह की मेमोरीज़ हैं बड़ी जो जिसके अंदर लेकिन सनिया हमेशा टॉल थी, तो इवन दो हम लोग तकरीबन सेम एज के हैं तो मुकाबले पे थी। अच्छा, मतलब पूरा आपको मुकाबला दिया। कोई एक ऐसी चीज़ जो कि अगर आप स्पेशली बचपन को याद करती हैं, तो कोई इस तरह के जिस तरह आपने नॉर्दर्न एरियाज़ का जिक्र किया, उसके अलावा कोई और मेमोरी जो अभी भी आपको याद हो, कोई और मुलाकात जो बड़ी मेमोरेबल? नॉर्दर्न एरिया से रिलेटेड लिखती हैं। अभी तो हम मरी गए थे और हम लोग इकट्ठे, तो मैं इनकी गाड़ी में बैठी हुई थी तो सारा रास्ता सनी क्वेश्चंस पूछते जा रहे थे अंकल से, और फिर हम वहाँ पहुँचे तो रास्ते में मंकीज़ आए थे, तो पता था कि वो वाइल्ड हैं, उनको नहीं छेड़ना और वो अगर छेड़ेंगे तो ज़रूर अटैक कर सकते हैं। तो सनी ने फिर भी पंगा लिया था और वो उनको छेड़ा था। दो लड़ रहे थे और उनको कुछ किया था तो वो दोनों ने अपनी लड़ाई भूल के तो सनी के ऊपर अटैक कर दिया था। तो वो भी हमें देखो मेमोरी। आपकी कोई इस तरह की मेमोरी सनिया के बारे में? सनिया बड़ी मैंने जिस तरह कहा कि कॉन्फिडेंट भी थी, सोबर थी, बहुत ज़्यादा सोबर थी, और क्योंकि अभी भी ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है तो अपना ये जो लड़कियों का ग्रुप होता था उसमें ज़्यादा इसकी तवज्जो होती थी, और लेकिन जब इनके साथ खेलते थे तो पूरा मुकाबला करती थी। तो बस वो यही वो बचपन में ज़्यादा इंटरेक्शन हुई। फिर मेरे ख़्याल से हमारी बहुत कम ही मुलाकात हुई जब हम अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में रहे, और फिर उसके बहुत अरसे बाद फिर हमारी फिर बड़ी लेटेस्ट स्टेज पे मुलाकात हुई। अच्छा, बच्चों को लेकर हमेशा आई थिंक जिस तरह से पेरेंटिंग मुश्किल है, पेरेंटिंग स्टाइल्स को कोऑर्डिनेट करना मुश्किल है, उस तरह से आगे चल के बच्चे को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और आई थिंक पेरेंट्स डू स्ट्रेस अबाउट दैट। कभी आप लोगों का डिसएग्रीमेंट हुआ है इन चीज़ों को लेकर? अगर मैं इसमें देखें, हम लोगों ने बच्चों को बिल्कुल इनग्रेन नहीं किया। मैंने तो नहीं किया कि आपने बड़े होके ये बनना है या बड़े होके वो बनना है, और अभी उनकी एज भी वो नहीं है। 11 साल का मेरा बड़ा बेटा है, तो अभी तो हमारी कोशिश होती है कि हम देखें कि इसका जो फोटे है वो क्या है, इसको कहाँ किस फील्ड में ये अच्छा इसको लग रहा है और इसको वो इन्जॉय कर रहा है, तो हम उसी के ऊपर कोशिश करते हैं कि बिल्ड करें और उसको ज़्यादा सपोर्ट दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स बिल्कुल ही खुला छोड़ दें बच्चों को कि वो जो मर्ज़ी करें। आपको आखिर जब वो टीनेज में भी आएंगे और जब वो कॉलेज के करीब भी जाएंगे तो पेरेंट्स की गाइडेंस बड़ी ज़रूरी होती है। टीनेजर ज़रूर अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है और समझता है कि मुझे बहुत कुछ पता है, पेरेंट्स से ज़्यादा पता है, लेकिन पेरेंट्स का एक्सपोजर और एक्सपीरियंस जो है वो होता ही है, और बच्चों को आपस में मुशावरत के साथ आगे अपनी करियर चॉइसेस करनी चाहिए, लेकिन फ्री हैंड ज़रूर देना चाहिए, और हमने फ्री हैंड दिया। बाकी सनिया इसमें अगर ऐड ऑन करना चाहे कुछ चीज़। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर? बिल्कुल, बस आप बच्चों को एक अभी इस एज में तो उनको अभी जिस एज में वो हैं गाइड ही कर सकते हैं कि आप अपनी किस तरह से पढ़ाई में तवज्जो दो। और ये अभी काफ़ी मुझे लगता है अभी टाइम है हमारे पास कि उनको एक प्रोफेशन के लिए उनको तैयार करना, लेकिन ऑब्वियसली उनको जब ये वक्त आएगा तो उनको पूरा फ्री हैंड देंगे कि जिसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है वो वही लें। कोई ऐसे प्रेशर नहीं होता है पेरेंट्स की गाइडेंस और एक टू बी अ पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन कि आप किस करियर में आपके लिए बेहतर रहेगा जाना। देखिए, बहुत ज़रूरी है बच्चों को के साथ डिबेट करना, डिबेट का माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी देखें, ये एक स्किल होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। उसके आप प्रोज डिस्कस करते हैं, कॉन्स डिस्कस करते हैं, फिर दोनों चीज़ों को वे करके आप फैसला करते हैं। तो ये जो स्किल है ये तभी बंदा सीखता है जब वो डिबेट करता है और उसको पता चलता है कि मैंने इस सवाल के ऊपर इस सवाल को हल कैसे करना है। तो ये स्किल सिखाने के लिए आपको बच्चों के साथ एक डिबेट का माहौल करना बड़ा ज़रूरी है। और जब आप तो वो जब वो सीख जाएं ये स्किल तो उनको पता चल जाता है कि ये सब अगर प्रॉब्लम है, बेशक वो करियर चूज़ करना है या कोई भी ज़िंदगी में मसला है, तो उसका हल क्या है। उसका फिर आप प्रोज देखते हैं, उसके कॉन्स देखते हैं, हर एंगल से उसको एस्पेक्ट से आप उस सवाल को स्टडी करते हैं और फिर वो खुद ब खुद ही आपके पास जवाब आ जाता है। तो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन सॉल्विंग बेसिकली, यानी
एक इन डेप्थ थॉट प्रोसेस, जी, एक डिसीजन मेकिंग, आई वुड से कि ये चीज़ें डेवलप करना बच्चों में फ्रॉम यंग एज। ये चीज़ें अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो खुद नहीं आती। आपको ये सिखाना पड़ता है बच्चों को कि एक सवाल को या एक प्रॉब्लम को या एक क्राइसिस जब आप फेस करते हैं तो उसको हल करने का तरीक़ाकार क्या है, आप कितनी आपको स्ट्रेस लेनी चाहिए, कितनी स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए, स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा भी है या नहीं है। तो ये चीज़ें आप लर्न करते हैं ज़िंदगी के साथ, और ये बच्चों को आपको अगर आप सिखाएंगे पेरेंट्स तो वो खुद सीख जाएंगे, वरना ज़िंदगी उनको वक्त के साथ खुद सिखा देगी, लेकिन वो लेट लर्निंग हो जाएगी। लेकिन ये वो स्किल्स होते हैं जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे बहुत ही खास मेहमानों का जिन्होंने आज के दिन हमारे लिए वक्त निकाला। एक दफ़ा फिर आपको और हमारी ऑडियंस को सिटी 41 की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेकर आए और गम के साए कभी आस पास भी ना आए आपके। एंड ऑफ कोर्स एक दफ़ा फिर मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि किसी और की मदद करने से कभी खुशियाँ कम नहीं होती, कभी रिस्क कम नहीं होता। अपने गोश्त बांटें, अपनी खुशियों को बांटें, अपने प्यारों को आज कॉल करें, उनको बताएं कि आप उनको याद करें, उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। और ऑफ कोर्स इसी तरह से हम भी आपको बताना चाहते हैं कि हम आप लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं और हमारी ईद आप लोगों के बगैर कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। इसी मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।